इधर से इधर भेजता रहेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर भेजता रहेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर ग्रहण करता रहेगा। जिंक टूट टूट के नीचे गिर रहा, जिंक टूट टूट के नीचे गिरा, जिंक। और यहाँ पे क्या हो रहा कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, जिंक जिंक डबल प्लस में जा रहा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीकरण। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। पहला लेक्चर है आपका और पहला लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या होता है, या वैद्युत रसायन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं वैद्युत रसायन की, तो सबसे पहले वैद्युत रसायन की डेफिनेशन क्या है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। वैद्युत रसायन तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा और इनके आपस में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। इंग्लिश में बोलता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम मोटा मोटा अगर देखे जाए तो तीन चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा सेल। जो दूसरी चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटन। और जो तीसरी चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो है आपकी चालकता। अब पेपर में आने के जो चांस है वो सबसे ज्यादा इसी से ही है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी चालकता, जिसके अंदर हम कोलराउस का नियम पढ़ेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन इसी के अंदर आता है। बाकी इंपॉर्टेंट सेल भी है काफी, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में 4 नंबर के आसपास। क्लियर है बात। सो चलिए, स्वागत है आपका और स्टार्ट करते हैं आज का एक नया और अमेजिंग लेक्चर। सेल की बात करेंगे। सर सेल है क्या, आखिर सेल है क्या? तो सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है बात। या तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है भाई साहब। ठीक है। रासायनिक से विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत से रासायनिक ऊर्जा। जैसे आपने सेल देखे होंगे, उसके अंदर डलता है रिमोट के अंदर, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सेल हो सकते हैं, है ना। बढ़िया। अब इन्हीं सेल को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ध्यान से सुनना, इन्हीं सेल को, किसको? सेल को जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, इन दोनों प्रकार के सेलों को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल की भी डेफिनेशन क्या होगी? वही जो हमने सेल की बोल ली है, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अब विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हम आज पढ़ेंगे और उसका नाम है गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल है? गैल्वेनिक सेल। देखो, थ्योरी लिखवाना बड़ा आसान है, चीजों को समझने का प्रयास करा करो। थ्योरी तो आपको यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे भी मिल जाएगी या चैट जीपीटी पे भी मिल जाएगी, है ना। बुक्स में थ्योरी है, आप आए हो समझने के लिए, तो समझने पर थोड़ा सा ध्यान दियो कि आखिर सेल बना कैसे है, कैसे वो काम करता है, क्या क्या उसके फंक्शन है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो गैल्वेनिक सेल सिंपल सा एक काम करता है कि जो गैल्वेनिक सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को सिर्फ विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो सेल परिवर्तित कर रहा है वो कौन सा सेल है? गैल्वेनिक सेल, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सर कौन सा एक सेल है, इसका एग्जांपल दे दो। इसका एग्जांपल है सेल का डैनियल सेल। डैनियल सेल, डैनियल सेल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।
ठीक है ना, विद्युत को रासायनिक में नहीं करेगा, ये ध्यान रखियो आप। बहुत बढ़िया। अब सेल की अगर हम बात करते हैं, देखो ऐसा है, क्या है कि मेरे पास, मैं सिर्फ कर रहा हूं बेटा आपको सेल के बारे में समझाऊंगा क्या है, ठीक है ना। देखो क्या है, किसी भी सेल के अंदर ना धातु की दो अलग अलग धातुओं की दो छड़े लगी रहती, छड़े जानते हो ना, स्टिक, छड़े लगी रहती हैं। मान लो मेरे पास कोई पहला ऐसे करके कोई डब्बा है, मान लो कुछ भी है ना, जिसमें विलियन भरा हुआ है कोई, और एक दूसरा डब्बा है। मान लो जो पहले वाला डब्बा है ये, इसके अंदर मेरे पास ZnSO4 का वो भरा हुआ है सॉल्यूशन, ZnSO4 का विलियन भरा हुआ है। और जो ये दूसरा डब्बा है, मान लो इसमें मेरे पास भरा हुआ है CuSO4 का विलियन, इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है और इसमें जिंक सल्फेट भरा हुआ है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग होने चाहिए भाई साहब, ध्यान रखना, ये अलग धातु का विलयन होना चाहिए और ये अलग धातु का विलयन होना चाहिए, ठीक, कोई से भी ले सकते हो, मैंने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट एग्जांपल के लिए लिया है। बढ़िया बात है सर। अब जिस भी धातु का आपने विलयन लिया होगा, जिस भी धातु का विलयन लिया होगा, उसी धातु की आपने इसके अंदर छड़ डाल दी। क्या डाल दी? छड़। मतलब कि जो ये छड़ लगी हुई है इसमें, ये कौन सी धातु की है सर? जिंक की। इसके अंदर कौन सी छड़ डालोगे आप सर? इसके अंदर हमने डाल दी कॉपर की, क्योंकि कॉपर सल्फेट विलयन हमने लिया हुआ। तो जो ये छड़ है ये किसकी है? कॉपर की। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनियो सर, क्या बात है, क्या होता है कि जैसे ही मैं इस जिंक को इस जिंक सल्फेट के विलयन में डाल देता हूं, तो जो ये जिंक की छड़ है ना भाई साहब, ये जो जिंक की छड़ है, ये यहां से टूटना शुरू कर देती है, टूट टूट के इस विलयन के अंदर गिरती रहती है, टूट टूट के इस विलयन के अंदर गिरती रहती है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में कि भैया मेरे पास जिंक है, ठीक है ना, जिंक सॉलिड, ये टूट टूट के नीचे गिर रहा है और गिर गिर के Zn प्लस बना रहा है, Zn प्लस बना रहा है, Zn डबल प्लस बना रहा है। सही बात है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। जरा बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इस जिंक की छड़ में से जिंक टूट टूट के नीचे गिर रहा। कैसे गिर रहा? कि जिंक में से Zn डबल प्लस यहां पे इकट्ठा हो रहा, जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आके इकट्ठा होने लग रहे, दो दो करके इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इस छड़ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। बहुत बढ़िया। तो ये छड़ कैसी होगी सर? ये छड़ ऋणावेशित छड़ होगी। ये छड़ कैसी होगी? ऋणावेशित छड़। मैं लिख देता हूं यहां पर, ऋणावेशित छड़। ऋणावेशित छड़ क्यों सर? ऋणावेशित छड़ क्यों है? क्योंकि भाई इसमें जिंक टूट टूट कर Zn डबल प्लस की फॉर्म में विलयन में गिर रहा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, या जो मतलब जितना जिंक टूटता रहेगा, एक जिंक के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, जितना जितना जिंक टूटता रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन बाहर आते रहेंगे, और वही इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे आकर इकट्ठे होते जा रहे, इस छड़ पे आकर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जा रहे। और प्लस चार्ज है, कुछ छड़ पे तो माइनस चार्ज बढ़ रहा है, और नीचे विलयन में कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? प्लस चार्ज। तो इसके पास कौन आ जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि जिंक पे तो प्लस चार्ज है। ठीक है सर। तो पहली प्रक्रिया में क्या हो रहा है सर, कि जैसे ही मैंने जिंक की छड़ को इस जिंक सल्फेट के विलयन में डाला, तो क्या हुआ? ये जिंक की जो छड़ थी टूट टूट के नीचे गिरने लगी Zn डबल प्लस की फॉर्म में, और जो इलेक्ट्रॉन थे वे छड़ पे जाकर इकट्ठे होने लगे। अभी जरा आप ध्यान से देखो, यहां पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, और यहां पे इस पर प्लस का 2 चार्ज आ गया, प्लस का 2 चार्ज आ गया, मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वो कितने होगी? 2। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है, तो मतलब यहां पर ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया यहां पे? ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है ना बेटा, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण हो गया है। 0 थी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं था, और 0 से इस पर 2 आवेश आ गया, तो मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गई। सही बात है। अच्छा सर, ऑक्सीकरण अवस्था अगर 2 हो गई मतलब बढ़ गई, तो मतलब यहां पे क्या हो रहा? ऑक्सीकरण। यहां पे क्या हो रहा? ऑक्सीकरण। बहुत सारी बातें मैं ये बताऊंगा जो आपको आगे पूछी जाएगी न्यूमेरिकल के अंदर भी, ठीक है ना, जब आप नस समीकरण पढ़ोगे। बहुत बढ़िया सर। तो सर हमने 2-3 चीजें देख ली, क्या? कि जब मैंने जिंक को उसके जिंक सल्फेट के विलयन में डाला, तो जिंक टूट टूट के नीचे गिर रहा था, जिससे विलयन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और छड़ पे क्या आ रहा? निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जिंक डबल प्लस इस विलयन में गिर रहा था, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस छड़ पे इकट्ठे हो रहे, इस वजह से छड़ होगी ऋणावेशित छड़।
और यहाँ पे क्या हो रहा कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, जिंक जिंक डबल प्लस में जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीकरण। और जिस छड़ पे बेटा ऑक्सीकरण होता है उस छड़ को हम स्पेशल नाम देते हैं एनोड। क्या देते हैं, एनोड। तो इस छड़ को हम एनोड भी बोलते हैं, ये एनोड है भाई। क्या है, एनोड। अब सर ये एनोड क्या है, देखो तुमने सेल देखा, सेल देख लिया होगा, सेल का एक हल्का सा पार्ट बाहर, सेल के सिरे देखे क्या भाई, सिरे, सिरों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जो सेल के सिरे होते हैं ना, सिरे, ये जो छड़ होती है, सिरे, जो सिरे होते हैं वो छड़ से मिलकर बनी हो किसी धातु की, और उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अब उनमें एक धनावेशित होता है और एक ऋणावेशित होता है। अगर वो डैनियल सेल है तो उसमें जो ऋणावेशित भाग होगा वो एनोड होगा। डैनियल सेल के अंदर जो ऋणावेशित भाग होता है वो कौन सा होता है, एनोड। यानी कि एक तो पॉजिटिव होता है उसमें सेल पे, एक निगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है वो तो होगा दूसरे वाला, जो भी मैं समझाऊंगा। वो जो निगेटिव है यानी कि ऋणावेशित है वो होगा एनोड। क्यों ऋणावेशित है, क्योंकि सर इस छड़ पर ऋणावेश बढ़ रहा है, क्योंकि जिंक टूट टूट के नीचे गिर रहा है, मतलब यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। कई बात समझ लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब मान लो मैंने इस कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला। अब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आप ध्यान दो तो Cu डबल प्लस है, साथ में Cu डबल प्लस है, साथ में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी है। साथ में क्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी है। क्या हो रहा है, Cu की छड़ भाई साहब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। जब ले रहा है तो इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट है। यहां पे जो Cu डबल प्लस बना हुआ था विलयन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या क्या बना रहा है, Cu। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा कौन इसे, ये इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला। बस इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई साहब, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है छड़ पे। इस छड़ पे कौन सा चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव, उसका उल्टा एकदम पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ रहा है, क्योंकि सर इसने इलेक्ट्रॉन को यहां पे डाल दिया है, ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन को नीचे डाल दिया है, इलेक्ट्रॉन को इसने नीचे डाल दिया है। अब इसे सर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा विलयन के अंदर। क्यों, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज को ऊपर डाल दिया, तो छड़ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। छड़ पे सर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अभी पहले ये चीजें हम लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख ली थी, यहाँ पे ऋणावेशित छड़ थी, यहाँ पे कौन सी, धनावेशित। मेन पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो बस। धनावेशित छड़ है, ठीक है ना सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन की कब जरूरत है, तो जैसे ही मैं इसे आपस में सर्किट को जोड़ दूंगा, बीच में कुछ भी कोई विलयन मतलब सर्किट लगाने के लिए जोड़ दो, बल्ब वल्ब कुछ लगा दो, जैसे ही जोड़ दूंगा तो क्या होगा सर कि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देंगे, और ये इलेक्ट्रॉनों को यहां पे ग्रहण कर लेगा। सही बात। और जैसे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे, तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे बेटा, आपने 10वीं में पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉनों के गति को ही उस विपरीत दिशा में वो हमारे पास करंट रहता है। यानी कि गतिमान आवेश ही हमारे पास विद्युत होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट होता है। और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलते हैं ना, उसके विपरीत दिशा में करंट चलता है, आई चलती है। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स में पढ़ लोगे आपने, 10वीं में, अगर नहीं पढ़ी तो 12th में पढ़ लोगे कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं, जिस दिशा में चलते हैं, उसके विपरीत चलती है विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए क्या हुआ कि कॉपर की छड़ पर धनावेशित आ गया था जब मैंने इसको कॉपर सल्फेट की विलयन में डाला सर, और इस पे क्या आ गया था, मेरे पास ऋणावेश आ गया था। क्यों, क्योंकि जिंक टूट टूट के जर्नल डबल फ्लोस की फॉर्म में नीचे गिर रहा था, और इसमें क्या होता था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के नीचे गिर रहे थे, जिस वजह से इस पे प्लस आ रहा था और इसमें नीचे माइनस हो रहा था। अब यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी सर, सर Cu प्लस बन रहा है मेरे पास छड़ पे, Cu डबल प्लस बन रहा है सर मेरे पास छड़ पे। अब इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके पास, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके पास, तो ये चेंज हो गया Cu में, ये चेंज होगा क्या में, Cu में, सॉलिड है ये।
लेकिन इधर जाके इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी हो गई सर, जीरो हो गई। आवेश खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इस पॉजिटिव क्षण ने इधर से आते हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण कर लिया तो सर ये क्या हो गया, न्यूट्रल, उदासीन हो गया। अब जब ये उदासीन हो गया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। अब यहां पे तो सर ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है। अगर ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है तो मतलब यहां पर अपचयन, यहां पे क्या हो रहा है, अपचयन। अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, अगर ऑक्सीकरण अवस्था घटती है तो अपचयन, मतलब यहां पे अपचयन हो रहा है। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो इस क्षण को हमने नाम दे दिया सर, इस क्षण को हमने नाम दे दिया सर कैथोड। इस क्षण को हमने नाम दे दिया सर कैथोड। इस पर धनावेश है, इस पर सर अपचयन हो रहा है। जिस क्षण पे या जिस इलेक्ट्रोड पे अपचयन होता है उसे कैथोड बोलते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड बोलते हैं। सर ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला, तो जो जिंक था वो टूट टूट के नीचे गिर रहा था Zn++ की फॉर्म में। तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा था इस छड़ के पास, इस छड़ के पास भेज रहा था, जिससे जिंक जिंक डबल प्लस में बदल रहा था। तो ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया तो सर मतलब इस पे क्या हो गया, ये छड़ ऋणावेशित होगी और इसे हम एनोड। अब क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखियो, एक चीज और इस सेल में कमी है, एक चीज की और कमी है सेल के अंदर, क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेजता रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर भेजता रहेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर ग्रहण करता रहेगा, जिंक टूट टूट के नीचे गिर रहा, जिंक टूट टूट के नीचे गिर रहा, जिंक टूट टूट के नीचे गिर रहा, तो जब Zn++ बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है सर, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सर बहुत ज्यादा हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने का एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, तो उस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेंगे कि भाई कहां जा रहा है, वापस आ जा, जाने नहीं देने के हम तेरे को। तो क्या होगा, ये सेल काम करना बंद कर देगा इस स्थिति में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इन्हें इधर से उधर जाना बंद किया, सेल खत्म हो जाएगा, सेल खराब हो जाएगा। तो इस वजह से सर हमारा सेल बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। क्यों, क्योंकि भाई जितने इसमें पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे फटाफट करके ये भर जाएगा पॉजिटिव चार्ज से, और जब ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर ही निकल पाएंगे, तो इसका तो कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसका एक सोल्यूशन आया था लवण सेतु। कौन आया था, लवण सेतु, कि भैया इस सेल में हल्की सी कमी है। वो क्या कमी है सर, कि अगर हम इसको जोड़ दें लवण सेतु से तो अब ये सेल पूरा हो गया सर। इसमें कुछ भरा हुआ है विलियन, ठीक है ना, इसमें कुछ भरा हुआ है विलियन, और ये विलियन क्या का है, मेनली KCl विलियन का। अब K पे तो प्लस चार्ज होता है, सभी को पता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है। अब क्यों लगाया गया है लवण सेतु, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, CBSE में भी आया है, इसे सोल्ट ब्रिज बोलते हैं, यूपी बोर्ड में भी शायद 1-2 बार आया हुआ है, आ सकता है पेपर के अंदर। कैसे, कि लवण सेतु का कार्य क्या है सेल के अंदर, या ये भी पूछा जा सकता है कि अगर लवण सेतु को हम सेल में से हटा दे, लवण सेतु को हम सेल में से हटा दे तो क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहला काम, लवण सेतु क्या कर रहा है, यहां पे क्यों लगाया गया है, एक तो ये सर्किट को पूरा कर रहा है, सेल को पूरा कर रहा है, देख रहे हो, इस सेल को इस सेल से जोड़ रहा है, पहला। दूसरा ये क्या कर रहा है, ये इस सेल की समय अवधि को बढ़ा रहा है, इस सेल की कार्य क्षमता को बढ़ा रहा है। सर कैसे बढ़ा रहा, जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देने का, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो निगेटिव चार्ज होगा, Cl- होगा, वो तुरंत भागेंगे इसकी साइड में कि भैया हम आ रहे हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, घटा देंगे निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव एकदम भागेंगे और इसे खत्म कर देंगे। यही कहानी यहां पर हो रही थी, यहां पर निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो K कहां भागेगा सर, K भागेगा इस डायरेक्शन में, तो K यहां पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को घटा देगा। जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज घटा तो इलेक्ट्रॉन निकलना फिर से शुरू कर देंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन फिर से भागना शुरू कर देंगे। जैसे ही यहां पे नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो यहां इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो ये जो सेल होगा जो दोबारा फिर से काम करना शुरू कर देगा और एक बहुत लंबे समय तक ये काम करता रहेगा। आगे बात समझ में। तो अगर हम इस लवण सेतु को हटा दें तब क्या होगा,
तो तब सेल हमारा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि सेल की विद्युत उदासीनता नहीं बन पाएगी। अच्छा सर, ऐसे काम आता है, बिल्कुल। अब इन्हें जो मैंने बोला गया है इस सेल को, इसे हम आधा सेल बोलते हैं, अगर इस साइड को बोल दो अर्ध सेल बोल देंगे, ठीक है ना, जो सिर्फ एक कैथोड का होता है, और ये अर्ध सेल होगा जो एक एनोड का होता है। एनोड क्या है? एनोड एक इलेक्ट्रोड है सर, जो धातु की छड़ से मिलकर बना हुआ है, धातु की छड़ इसमें लगी हुई है। अब एनोड उस वाले इलेक्ट्रोड को बोलते हैं सर जिस पर ऑक्सीकरण होता है। और इस पे अगर डैनियल सेल की बात करें तो सर डैनियल सेल में, क्योंकि हमने डैनियल सेल पढ़ा बेटा, डैनियल सेल में जो एनोड होता है वो सर ऋणावेशित होता है, उस पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना, ये भी बता दिया हमने। उसके बाद सर डैनियल सेल में जो सर हमारे पास कैथोड होता है उस पर अपचयन होता है और वो धनावेशित होता है। कैसे पूरा का पूरा सेल काम कर रहा है, कैसे इस पर अभिक्रिया हो रही है, क्यों ये हमारा इस पर अपचयन कैसे हो रहा वो भी मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीकरण कैसे हो रहा वो भी आपको बता दिया। पूरे एक सेल की मैंने आपको संरचना बता दी, कैसे एक सेल काम करता है, कैसे वो करंट बनाता है, कैसे वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कैसे बदल रहा है सर। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे, ये रासायनिक ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो इधर आ रहा होगा विद्युत करंट, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में करंट बहता है, तो इस तरीके से विद्युत ऊर्जा जनरेट हो रही है। इस केमिकल से जो इसके अंदर भरा हुआ है, इस केमिकल से जो इसके अंदर भरा हुआ है वो विद्युत ऊर्जा जनरेट कर रहा है। अच्छा सर, तो ये डायग्राम आपको बनाना है मेनली मेजर सा, कैसे करके नॉर्मल सा। अगर मैं इसमें जो फालतू की चीजें हैं वो हटा दूं, ये भी चलो ये लिख लेना, ये लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है, ये चीजें आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, ठीक है नहीं। इसकी ऑक्सीकरण जो संख्या थी वो 0 थी, और 0 से ये कितनी बढ़ गई, सॉरी 2 थी, और 2 से ये 0 हो गई। बहुत बढ़िया, उतार लीजिए। फिर मैं आपको उसकी थ्योरी बोल देता हूँ, आप थ्योरी भी लिख लेना। बाकी मैंने सारी चीज समझा दी है, थ्योरी भी आप लिख ही लोगे अब तो, फिर भी मैं एक बार आपको बोल दूंगा। उतारो। तो चलिए थ्योरी की बात करते हैं। सर आपने डैनियल सेल पढ़ाया था, डैनियल सेल में आपने हमें इतना बता दिया था कि जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम डैनियल सेल कहते हैं। डैनियल सेल के अंदर, अब आगे लिखोगे, डैनियल सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। डैनियल सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड, एक कैथोड। इसके बाद आप हेडिंग डाल लोगे एनोड और कैथोड अलग अलग, ठीक है। पहले एनोड डाल लोगे। डैनियल सेल में एनोड ऋणावेशित होता है, निगेटिव होता है, ऋणावेशित। ये लाइन में आप लिखोगे, मैं बोल रहा हूं, डैनियल सेल में एनोड ऋणावेशित होता है। लिख लिया, लिख लिया। एनोड पर हमेशा, अगली लाइन लिखोगे, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। लिख लिया। अब नीचे आप एक ऑक्सीकरण का एग्जांपल भी दे दोगे कि सर मेरे पास जिंक सॉलिड था, वो चेंज हो गया जिंक डबल प्लस में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। रिएक्शन भी आपने लिख दी, बहुत बढ़िया सर, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल में ऋणावेशित है, इस पर हमेशा ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अगला इलेक्ट्रोड है कैथोड। गैल्वेनिक सेल में कैथोड धनावेशित होता है और इस पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है, हमेशा अपचयन की क्रिया होती है। एग्जाम्पल में क्या देना सर, Cu डबल प्लस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और ये Cu में चेंज हो रहा है, ये सॉलिड है। इतना लिख लोगे। इतना लिखने के बाद आपको डैनियल सेल का वो एग्जाम्पल बना देना है, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी ना वो बना देना है। और इसका
जो एग्जाम्पल था ये किसका था, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पहले वाला सेल हो जाता है खत्म। एक बात हमेशा ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल की हम बात कर रहे थे, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल था डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है, लेकिन जो इसका दूसरा टाइप है विद्युत रासायनिक सेल का जो दूसरा प्रकार है जिसे हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड होगा पॉजिटिव, कैथोड होगा निगेटिव। वो हम कल बताएंगे आपको कैसे उसमें काम होने वाला है। तो आज आपका पहला सेल खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सब समझ में आ गया होगा, कैसे ऑक्सीकरण होता है, कैसे अपचयन होता है, क्यों इसे हम एनोड बोल रहे हैं, क्यों इसे कैथोड बोल रहे हैं, क्यों उस पर धनावेश है, क्यों उस पर ऋणावेश है, लवण सेतु का काम क्यों क्या है, क्यों आखिर हमने लवण सेतु जोड़ा था इसके अंदर, सेल के अंदर क्या जरूरत पड़ी थी, ये सब हमने पढ़ लिया। कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कैसे करंट फ्लो करता है, ये सब चीजें हमने आज के इस लेक्चर में देख ली है। बड़ा प्यारा सा लेक्चर लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये आज का फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड में मिलते हैं इसी तरीके से धमाकेदार एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।